साथियों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एक ऐसा पूरा पेपर देखेंगे जिसमें आप सबसे पहले हिंदी के 20 प्रश्न देखेंगे एकदम टॉप लेवल के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों डिक्टो वही। उसके अलावा साथियों सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस होंगे। इस प्रकार पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और आप सभी को पता है कि आपको एसएससी जीडी का साथियों फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए क्योंकि 39,000 पदों पर साथियों वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं साथियों कि इन 39,000 पदों में से एक सीट आप अपनी पक्की करें तो ये समझ लीजिए साथियों आज से लेकर एग्जाम तक इस टारगेट सिलेक्शन चैनल पर जो भी एसएससी जीडी से रिलेटिव क्लास आए, जो भी मैं आपको साथियों प्रश्न दूं वो आपको देखना है हर हालत में, क्योंकि साथियों मैं आपको सिर्फ वही कंटेंट दूंगा जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप चाहते हो साथियों इस बार एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन लेना तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग देखिए और इसमें हिंदी के मैं साथियों 20 सवाल आपको करवाने वाला हूं जिसमें से आपका जो टारगेट रहना चाहिए वो 13 से 14 प्रश्नों का रहना चाहिए, यानी कि इन हिंदी के 20 सवालों में से 13 से 14 सवाल आपको बिल्कुल सही करना है। तो पहला सवाल है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, यानी कि तिरस्कार कैसे लिखा जाता है। तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है ऐसे तिरस्कार लिखा जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि घृणा शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है। तो घृणा को साथियों चाय थोड़ी ना कहते हैं, घृणा को रिप भी नहीं कहते, करी भी नहीं कहते साथियों, घृणा को नफरत कहा जाता है। आंसर जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को ताव रहा था या बदमाश लोगों को देख रहा था या बदमाश लोगों को घूर रहा था या साथियों झांक रहा था, यानी कि इस खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था, यानी कि जो बदमाश था वो लोगों को घूर रहा था और धमकी दे रहा था। मैं कहूंगा राइट आंसर आपका सी के साथ। अगला सवाल है कि मधुर का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। देखिए मधुर की अगर बात करें ना, मधुर का विलोम अम्ल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कटु हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कटु हो जाएगा, यानी कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इस ताकतवर शब्द की जगह पर हम कौन सा शब्द लिख सकते हैं। भारत एक ताकतवर देश है ये होना चाहिए, या भारत एक दुर्बल देश है ये होना चाहिए, या भारत एक शक्तिशाली देश है ये होना चाहिए, या भारत एक अविकसित देश है, या भारत एक प्रभावशाली देश है। तो ताकतवर की जगह पर कौन सा शब्द आना चाहिए साथियों, शक्तिशाली आना चाहिए। राइट आंसर जिनका है ऑप्शन नंबर बी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है मुझे बताइए साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, क्या आज चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डेली एक वीडियो दूंगा एसएससी जीडी की जिसमें लगभग 80 सवाल आपके होंगे। जैसे आपके एग्जाम में जिस टाइप के आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे ठीक उसी प्रकार के साथियों मैं आपको सवाल दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है, निशीथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर का सवाल है कि आजकल वहां काफी सरगर्मी दृष्टिकोण है, वायनीय है, दिखती है या संभावित है। तो यहां पर आपका साथियों जो आएगा मैं ये कह सकता हूं कि आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखती है, ये इस खाली जगह में साथियों बिल्कुल सही तरीके से शब्द आ जाएगा। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है, इनके उज्ज्वल मैं आपको सैकड़ों बार बता चुका हूं साथियों। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, 2 बार आधा जा आएगा और दोनों बार आधा आधा जाएगा, यानी कि उज्ज्वल कहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। तो यहां पर अगर बात करें मेरे ऊपर है, ठीक है ना, क्या है साथियों, मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर है की जगह पर क्या आना चाहिए, इसका उत्तरदायित्व मुझ ऊपर है। तो मुझ ऊपर तो नहीं होगा, मुझ पर है या मेरे पर है, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका जो शब्द आएगा वो मुझ पर आना चाहिए। क्या हो जाएगा साथियों आपका पूरा वाक्य, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है ये होना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब फिर से देखिए एसएससी जीडी में यही तो खासियत है, सिलेबस बहुत छोटा सा है और हर एक साथियों आप देखेंगे शिफ्ट में कि ऐसी खाली जगह से संबंधित 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं इन 20 प्रश्नों में से। तो साथियों अब अगला सवाल देखिए, कमल का पुष्प क्या सुकोमल होता है या कोमल होता है या निर्मल होता है या विमल होता है। तो मैं कहूंगा कमल का पुष्प कोमल होता है, आंसर आपका भी के साथ जाएगा। अब देखिए साथियों गिरी का आपसे पर्यायवाची यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए गिरी का साथियों पर्यायवाची क्या हो सकता है, फटाफट साथियों बताइए। देखिए गिरी की अगर बात करें ना, गिरी को हम लोग पर्वत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गिरी को हम लोग पर्वत भी कह सकते हैं और गिरी को हम लोग साथियों पहाड़ भी कह सकते हैं, गिरी को हम लोग अचल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पहाड़ भी कह सकते हैं और अचल भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम बताइए, यानी कि सहित शब्द का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। चलिए
देखिए यहां पर अगर बात करें सहित का विलोम क्या हो जाएगा, विहीन हो जाएगी। ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सहित का विलोम क्या हो जाएगा। सहित का विलोम की अगर बात करते, देखिए सहित का विलोम रहित भी होता है। क्या, अगर रहित ऑप्शन में आ जाए तो रहित लगा देना, या अगर सहित ऑप्शन में आ जाए, सॉरी सहित का विलोम अगर विहीन ऑप्शन में आ जाए तो आपको विहीन लगा देना है। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि पांव उखड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, या घायल होना, या गिर पड़ना। तो मैं कहूंगा हार कर भाग जाने को कहा जाता है भाई पांव उखड़ना। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ है। चटनी हो जाना, चटनी हो जाने का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। चटनी हो जाने का मतलब क्या होता है, बहुत जल्द खर्च हो जाना, या बर्बाद हो जाना, या कुचल जाना, या पिस जाना। तो मैं कहूंगा जो चीज बिल्कुल जल्दी खत्म हो जाती ना उसको कहते हैं भाई ये तो चटनी हो गई, ये तो चटनी हो गई, बहुत जल्दी खर्च हो जाना। आंसर जिनका भी एक के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, क्या संदिग्ध है। तो मैं कहूंगा यहां पर ऐतिहासिकता जो लिखा हुआ है साथियों वो एक तरीके से गलत लिखा हुआ है। ऐतिहासिकता कोई शब्द नहीं होता साथियों, ऐतिहासिकता होता है। क्या होता है, ऐतिहासिकता साथियों शब्द होता है। तो यहां पर ये आना चाहिए, यानी कि त्रुटि कहां पर है, मैं कहूंगा यहां पर है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है साथियों मुझे बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, चलिए देखिए अवनत का विलोम क्या होता है, उन्नत होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। अकाम का विलोम सकाम होता है, बिल्कुल सही। अधम का विलोम उत्तम होता है, बिल्कुल सही। अंगीकार का विलोम साथियों स्वीकार नहीं होता है, ठीक है ना। अंगीकार का विलोम साथियों स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि अंगीकार का मतलब ही होता है स्वीकारना। ये तो एक तरीके से पर्यायवाची है। अंगीकार का विलोम क्या आना चाहिए, अस्वीकार आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों, अस्वीकार आना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये वाला विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना, यानी कि कैसे साथियों, एक तरीके से ईर्ष्यालु लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। नहीं साथियों, ईर्ष्यालु कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल है कि अंधेर करना, क्या अंधेर करना इस मुहावरे का मतलब मुझे फटाफट साथियों बता दीजिए, क्या आपका सही जवाब होगा। देखिए अंधेर करने का मतलब होता है अन्याय करना। क्या होना साथियों, अन्याय करना इसका मतलब हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है चलिए कि भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन ये सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया। देखिए 20 सवाल, लगभग 19-20 सवाल आप लोगों ने देखे हिंदी के। अब हम साथियों 20 क्वेश्चन देखेंगे किसके, सामान्य ज्ञान के, और कुछ क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर के भी मैंने लिए हैं। क्योंकि अगर साथियों बात करें कि 20 सवालों में से कितने, लगभग ये समझ लीजिए 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर साथियों मैं डेली आपको हर एक क्लास में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के करा रहा हूं, अगर ये एग्जाम तक अगर आप इन सवालों को साथियों तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। करंट अफेयर का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे साथियों रीजनिंग मैथ का हो, और जीके जीएस में भी एक बहुत शानदार प्रदर्शन मैं करवा दूंगा आपको। देखिए भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया, अगर आपसे पूछा जाए तो कब गाया गया साथियों, 1911 में गाया गया, ठीक है ना। कहां पर गाया गया, तो कलकत्ता में गाया गया। सिंपल सा साथियों सवाल है, उसका सिंपल सा आंसर है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है मुझे बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की अगर बात करते हैं तो साथियों सत्यमेव जयते है। राइट आंसर जिनका ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारत में जो शोर मंदिर है ना, शोर मंदिर, ये साथियों कहां पर है, तो शोर मंदिर जो है ना ये तो महाबलीपुरम में। कहां पर है साथियों, ये महाबलीपुरम में है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी था मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। चलिए हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि साथियों कौन थे मुझे बताइए। तो कौन थे साथियों, बाणभट्ट थे। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि गुप्त शासकों की दरबारी भाषा या सरकारी भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। आंसर आपका डी हो जाता है। गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत थी। वेदों की ओर लौटो ये नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था, तो ये तो दयानंद सरस्वती यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था मुझे बताइए। तो अगर सवाल के एग्जाम में यह पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग आपको बता देना है, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगला सवाल है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कौन सा अनुच्छेद करता है मुझे बताइए। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो अनुच्छेद है यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक तरीके से इसकी बात करता है, इसका वर्णन करता है, ठीक है ना। यानी कि धर्म के अनुसार सबको स्वतंत्रता है। उसके अलावा देखिए 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्य
राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो कितने राज्य, मैं कहूंगा साथियों 14 राज्य, कितने संघीय राज्य और साथियों 6 संघीय राज्य की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है, आपके एग्जाम में साथियों आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से साथियों जीके जीएस के भी कई सारे क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में देखेंगे। और अभी तो साथियों हिंदी हुई है, जीके जीएस चल रही है, अभी आपकी रीजनिंग में आपको करवाने वाला हूं और मैथ के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको बताने वाला हूं कि जो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। देश में प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहां पर किया गया था? तो मैं कहूंगा गुजरात में किया गया था। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो अगर बात करें कितने हाई कोर्ट हैं, क्या 25 उच्च न्यायालय हैं? बिल्कुल साथियों, भारत में कुल मिला के 25 हाई कोर्ट हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बताइए। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं? नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के भी नहीं साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री के भी नहीं साथियों, वित्त सचिव के, यानी कि केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर जो होते हैं वो 1 रुपए के नोट पर होते हैं। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। देखिए एक आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है कि ईडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए। तो ईडीडी की फुल फॉर्म साथियों मैं आपको बता देता हूं साथियों, इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस जो होती है ये ईडीडी की फुल फॉर्म होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे एक और सवाल पूछा जाने लगा है कि गैसोहोल किसका किसका मिश्रण है? तो साथियों गैसोलीन और मिथेनॉल का, मिथेनॉल का नहीं साथियों, गैसोलीन और एथेनॉल का। बिल्कुल सही साथियों, गैसोहॉल जो है ना वो मिश्रण है गैसोलीन का और एथेनॉल का है। राइट आंसर आपका भी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया, मुझे बताइए। तो इनका नाम है सीवी देसाई। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सीवी देसाई और इन्होंने ही गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। यह बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत शानदार है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, कुछ क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू करने वाला है, यानी कि कौन सा देश करेगा? तो मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया करेगा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू। उसके बाद देखिए कि आर श्रीधर किस देश की टीम के सहायक कोच नियुक्त किए गए हैं? तो अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान देश की टीम के सहायक कोच कौन बने हैं? आर श्रीधरन बने हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? तो किस देश की अगर बात करें, मैं कहूंगा यूक्रेन देश की अगर बात करें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन देश को भीष्म क्यूब से भेंट किए हैं। उसके बाद देखिए किस कंपनी के संस्थापक, ठीक है ना, और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पावेल दुरोव को गिरफ्तार किया गया? तो ये साथियों टेलीग्राम के, आपने अभी सुना होगा हाल फिलहाल में आपके साथियों खबर आपने सुनी होगी, टेलीग्राम के जो संस्थापक है या कह सकते हैं सीईओ है पावेल दुरोव, इनको गिरफ्तार किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। किस देश के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं? तो अगर बात करते हैं साथियों ब्राजील आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल साथियों ब्राजील देश के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो यहां से साथियों आपके रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के सवाल देखेंगे, उसके बाद साथियों यहां पर हम लोग मैथ के सवाल देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए और इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। जैसे कि XGR आया है, उसके बाद TKN आया है, उसके बाद POJ आया है और LSF आया है। तो आपको बताने कि यहां पर कौन से 3 लेटर आएंगे और उसके बाद DAX ही आना चाहिए। देखिए इस सवाल आपको प्लेस वैल्यू की जानकारी होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करते हैं X की, तो साथियों X 24 पर होता है, G 7 पर होता है, R 18 पर होता है। उसी प्रकार अगर बात करें साथियों T 20 पर होता है, K 11 पर होता है, N 14 पर होता है और P आपका 16 पर होता है, O 15 पर होता है, J 10 पर होता है और L की अगर बात करें 12 पर, S 19 पर, F 6 पर होता है। अब देखिए ये 24 से 20 हुआ है यानी कि 4 घटाया गया है, 20 से 16 हुआ है 4 घटाया गया है, 16 से 12 हुआ है 4 घटाया गया है। तो 12 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 8 आ जाएगा। यानी कि 8 पर क्या होता है? H होता है। आप देख रहे हैं H यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7 से 11 हुआ है 4 बड़ा है, 11 से 15 हुआ है 4 बड़ा है, 15 से 19 हुआ है 4 बड़ा है। तो 19 में साथियों जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19, 20, 21, 22, 23, 23 आ जाएगा। और 23 पर साथियों क्या होता है? W होता है। यानी कि HW कहां पर लिखा हुआ है? तो HW एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। अब इसको देखिए 18 से 14 हुआ है, 14 से 10, 10 से 6, तो 6 से 2 हो जाएगा। यानी कि 2 पर क्या होता है साथियों? B होता है। तो HWB कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों इसी प्रकार अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जैसे 23 को यहां पर क्या लिख दिया गया है? 168 लिख दिया गया, वैसे ही साथियों 16 को यहां पर क्या लिखा जा सकता है? इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए
साथियों हम 23 से किसकी गुणा करें, 23 से किस संख्या की गुणा करें कि लगभग 168 आ जाए या 168 के नजदीक आ जाए। तो अगर 23 की गुणा साथियों हम 7 से करते हैं, 7 21, 7 दूना 14, 15 16, तो 161 आ जाता है। कितनी, यानी कि अगर इसकी गुणा हम 7 से करें और 161 आ जाएगा और उसमें साथियों हम 7 ही नंबर जोड़ दें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा 168, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार अगर हम 16 की 7 से गुणा करें तो 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है। अब 112 में कितना हम जोड़ दें, इसमें 7 जोड़ा है, इसमें 7 जोड़ा है, तो 112 में भी साथियों अगर हम 7 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो क्या यहां पर 119 आएगा? अगर ऑप्शन में 119 है तो बिल्कुल साथियों 119 ही आएगा, और बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है 119, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, आपको लॉजिक पहचानना है। आपने अगर लॉजिक पहचान लिया तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो खाली जगह आपको दिख रही ना, कि यहां पर क्या कौन सा चित्र आएगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला या साथियों डी वाला। चलिए देखिए सबसे पहले अगर बात करें, ये जो सर्किल है ना, ये सर्किल साथियों ऐसे करके यहां पर ये कंप्लीट होगा, ये सर्किल ऐसे करके, ये सर्किल ऐसे करके आ जाएगा। और ऐसा कहां पर है, ऐसा तो साथियों सारे ही ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक लाइन ऐसे करके जाएगी और ये अंत तक मिलेगी जाके, ठीक है ना, अंत तक मिलेगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं, और उसके बाद अगर बात करें साथियों, एक लाइन यहां से ऐसे निकल कर आएगी, यहां से आएगी और यहां पर जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात आपको साथियों ध्यान रखना है। अब ऐसा आपको क्या यहां पर देखने को मिल रहा है साथियों, नहीं, ठीक है ना, यहां पर साथियों देखने को मिल रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 6 लड़के हैं। कौन कौन साथियों 6 लड़के हैं? 6 लड़कों की अगर नाम की बात करते हैं तो यहां पर नाम भी मैं आपको बतला देता हूं। देखिए राम है, सुमित है, सुनील, राहुल, राज और अमन है। ये गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी कि एक गोला है और उस गोले पर 6 लोग बैठे हैं। 6 लोगों की जगह बना लेते, 1 2 3 4 5 और साथियों यहां पर 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्या है उसके बाद, कह रहे हैं कि केंद्र की मुख करके बैठते, जरूरी नहीं इसी क्रम में, बिल्कुल कह रहे हैं कि सुनील अमन का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं समझ में है ना, छोड़ दो। अमन, अब देखिए क्योंकि हम रख नहीं सकते ना कि हम सुनील कहां पर रखें, अमन कहां पर रखें, तो इतना ध्यान रखना है कि सुनील अमन के आजू बाजू नहीं बैठेगा। यानी कि अमन जो है ना, ये राम के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। मान लीजिए साथियों राम अगर हम यहां पर बैठालते हैं, ठीक है, राम को यहां पर अगर बैठालते हैं तो राम के दाएं दूसरे स्थान पर अमन है, तो राम के दाएं दूसरे स्थान पर अमन है, यानी कि अमन की पोजीशन ये वाली होगी। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों राहुल सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो राहुल और सुमित को क्या अभी बैठाल सकते हो? नहीं बैठाल सकते हो, तो रुक जाओ। राज राम के निकटतम बाएं है, राज राम के निकटतम बाएं है, यानी कि राम का बाएं साथियों ये होगा, यानी कि राज जो है ना वो राज यहां पर है। इतनी बात आपने साथियों समझ ली। उसके बाद कहने के राहुल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? अब देखिए यहां पर आइए जरा, लिखा हुआ था सुनील अमन का पड़ोसी नहीं है, यानी कि सुनील ना तो यहां बैठ सकता है, सुनील ना तो यहां बैठेगा, ना सुनील साथियों यहां बैठेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं सुनील कहां पर बैठेगा, सुनील आपका यहां पर बैठेगा, सुनील आपका यहां, क्योंकि लिखा हुआ है सवाल में कि अमन के आजू बाजू नहीं बैठा है, तो मैं इसको साथियों डिलीट कर देता हूं, कंफ्यूजन फालतू में होगी। चलिए अब अगर बात करें, अब और पढ़िए साथियों क्या क्या हो गया। सुनील अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं हो गया, अमन राम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, हो गया। राहुल सुमित के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, सुमित किधर गया, सुमित किधर गया, ठीक है ना। अब देखिए अब अगर बात करें, सुमित के दाएं दूसरे स्थान पर राहुल बैठा है, तो सुमित अगर हम यहां पर बैठा लेंगे तो सुमित का दूसरा दायां क्या होगा, ये होगा, यानी कि सुमित के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है राहुल, तो राहुल यहां पर आ जाएगा। यानी कि सब आपने बैठा दिए, सुनील, राहुल, अमन, सुमित, राम, राज। अब पूछा क्या जा रहा है कि राहुल के दाएं से दूसरा कौन है, तो राहुल किधर गया, राहुल के दाएं से दूसरा कौन है साथियों, राज है। और राज किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कर दीजिए। इस सवाल की अगर बात करते हैं, देखिए 4 N है, उसके बाद 5 K है, उसके बाद 12 H है, उसके बाद 39 E और उसके बाद 160 B। आपसे पूछा जा रहा है कि 160 B के बाद क्या आएगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए सबसे पहले अगर बात करें ना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये 4 से 5 कैसे बना है और 5 से 12 कैसे बना। अगर 4 से 5 और 5 से 12 की अगर बात करें तो मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए अगर 4 की गुणा 1 से कराएं और उसमें 1 जोड़ दे तो 5 बन जाएगा। उसी प्रकार 5 की गुणा 2 से कराएं और उसमें 2 जोड़ दे, देखिए 1 1 2 2। उसी प्रकार अगर 12 की गुणा 3 से कराएं और उसमें 3 जोड़ दे तो 39 बन जाएगा। उसी प्रकार 39 की गुणा 4 से कराएं और उसमें 4 जोड़ दे, क्या 160 बनता है? पता नहीं साथियों, देख लीजिए एक बार, चेक करके देख लीजिए। 4 नीम आपका 36 हो जाएगा, 4 3 12, 12 और 1 आपका 15
हो जाएगा और उसमें 4 जोड़ेंगे बिल्कुल 160 आ जाएगा। यानी कि अब 160 की गुणा 5 से करना और उसमें 5 जोड़ना है, यानी कि 160 गुणा 5 कितने हो जाएगा साथियों, 16 पंजे 80, 800 हो जाएगा। और उसमें कितना जोड़ना है, इसमें 5 जोड़ना, यानी कि 805 कहां पर लिखा हुआ है, एक तो यहां पर लिखा हुआ है, एक आपका यहां पर लिखा हुआ है। तो आपको साथियों अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आप साथियों इसको देख लीजिए, एन से के कैसे हुआ है, एच कैसे हुआ है, ई कैसे हुआ है, बी कैसे हुआ है, ठीक है ना। अब इसको साथियों आप कैसे कर पाएंगे, देखिए एन से के जो हुआ है ना वो 3 घटा है, एन से के जो हुआ वो 3 घटा है, ठीक है। उसके बाद अगर के से एच बात करें तो यहां पर भी 3 घटा है और यहां पर भी 3 घटा है और यहां पर भी 3 घटा है। और जब बी में साथियों 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए जेड वाई, साथियों वाई आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 805 वाई कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए इस टाइप का ये समझ लीजिए एक सवाल आपका आना ही आना है, ठीक है ना, एक सवाल आपका आना ही आना है इस टाइप का। देखिए कि बिंदु बी बिंदु ए के उत्तर में है। अब देखिए मान लीजिए बिंदु आपका ए कहां पर है, बिंदु ए की अगर साथियों बात करें, बिंदु ए को कहीं पर बना लो, यहां पर मान लीजिए बना लीजिए। कहा जा रहा है कि बिंदु ए आपकी ये हो गई, बिंदु ए के 3 मीटर उत्तर में क्या है, उत्तर में स्थित है बी। तो साथियों इसके उत्तर में स्थित है 3 मीटर स्थित है बिंदु बी, तो बी यहां पर हो जाएगी। उसके बाद कहने के बिंदु सी जो है ना, बिंदु सी ये बी के पश्चिम में है, बी के पश्चिम में, इसको थोड़ा सा नीचे करके बनाता हूं थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे तो सवाल अच्छे से हो जाएगा। देखिए मान लीजिए साथियों ए आपका ये हो गया, ए आपका ये हो गया, ए के उत्तर में है और 3 मीटर उत्तर में है साथियों क्या, बी। और उसके बाद कह रहे हैं कि बिंदु बी के 3 मीटर पश्चिम में है बिंदु सी, ठीक है, यानी कि इसका पश्चिम किधर होगा, इसका पश्चिम ये होगा, 3 मीटर सी हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि सी के 5 मीटर दक्षिण में स्थित है बिंदु डी, तो दक्षिण में स्थित है साथियों, यानी कि 5 मीटर दक्षिण में स्थित है बिंदु डी, इतना हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि जो बिंदु आपका बिंदु ई है ना, ये बिंदु डी के पूर्व में 7 मीटर, बिंदु डी के पूर्व में 7 मीटर, ठीक है ना, 7 मीटर कौन है, बिंदु ई है, तो साथियों बिंदु ई यहां पर आ जाएगा। और कह रहे हैं कि बिंदु बी के संदर्भ में बिंदु ई निम्नलिखित में से किस दिशा में है, यानी कि अगर बिंदु ई से देखें बिंदु ई को तो ये किस दिशा में, ये साथियों किस दिशा में, देखिए अगर बात करें मान लीजिए ये आपकी इसी दिशा में तो है टेढ़ा करके ना, तो ये आपका पूरब हो जाता है, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ये वाली दिशा पूछे, ये वाली दिशा पूछ रही है तो पूरब दक्षिण आपको बताना है, दक्षिण पूरब आपको बताने, कुछ भी बता लीजिए। तो दक्षिण पूरब कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जिनका आंसर यहां पर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों, हो सकता हो आ जाए कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको एक सूचना मिली कि आपका वरिष्ठ कुछ अवैध कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आप इसके बारे में अपने वरिष्ठ से सीधी बात मतलब पूछेंगे या मामले की जांच करेंगे, और अगर यह सच है तो उससे पूछताछ करेंगे या जाकर उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे या जांच करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। ये सही है, आप जांच करेंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर उच्च अधिकारी के पास जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि 4 संख्या युग्म दिए गए, बिल्कुल साथियों 1 2 3 4 बिल्कुल सही, जिसमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, एक ऑप्शन अलग है, ठीक है ना। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न, यानी कि सबसे विषम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, सबसे विषम की अगर बात करते हैं, देखिए 195 544 251 877, ये एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है, लेकिन इस संख्या की अगर बात करते हैं तो ये संख्या एक सम संख्या है, यानी कि जिस संख्या का अंतिम वाला नंबर 2 से कट रहा है वो सम होता है और नहीं कट रहा है तो वो विषम होता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि यदि कुर्सी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को दूध कहा जाता है, दूध को साबुन कहा जाता है, साबुन को घी कहा जाता है, घी को कुर्सी कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्नान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्नान के लिए तो साथियों साबुन का प्रयोग किया जाता है, तो साबुन थोड़ी ना हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए साबुन को क्या कहा जाता है, साबुन को घी कहा जाता है, तो मैं कहूंगा घी आपका राइट आंसर होगा। तो घी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा आपके लिए बड़ा सा कर देता हूं, देखिए ठीक है। चलिए अब इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल का सॉल्यूशन साथियों आप कैसे निकाल सकते हैं एक बार मुझे बताइएगा। देखिए विवेक, लक्ष्मण, कमल, मोहन, रमेश नाम के 5 कारों की गति की तुलना की गई है, यानी कि इन सब लड़कों के पास एक एक कार है और कहा जा रहा है कि विवेक की गति जो है केवल एक कार से अधिक है, ठीक है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मान लीजिए साथियों एक यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है ना, सिर्फ एक व्यक्ति से अधिक तेज कौन चल रहा है, विवेक चला, यानी कि विवेक की गति केवल एक कार से अधिक है, तो विवेक की पोजीशन यहां पर होगी,
ठीक है ना, यहां पर किसी और की पोजीशन होगी और इसके बाद में कोई नहीं आएगा, बाकी सब इससे पहले ही आएंगे। अब देखिए कहने के रमेश की गति 4 कारों से अधिक है, तो अब अगर बात करते हैं साथियों रमेश की गति 4 कारों से अधिक है, 1 2, उसके बाद साथियों यहां पर तीसरा आ जाएगा और यहां पर आपका 1 2 3 और यहां पर साथियों चौथा आ जाएगा, यानी कि रमेश साथियों यहां पर आएगा। यानी कि रमेश की गति जो है ना वो सबसे तेज है, क्योंकि 5 लोग टोटल थे। टोटल कितने लोग थे? टोटल साथियों 5 लोग थे और ये तो साथियों 5वें नंबर पर यानी कि सबसे पहले है, क्योंकि फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 लोग हो गए, तो इसका मतलब रमेश की गति सबसे ज्यादा। रमेश की गति 4 कारों से अधिक है। मोहन की गति विवेक से अधिक है। मोहन की गति जो है ना ये विवेक से अधिक है, तो विवेक से पहले आ जाएगा मोहन, और कहने के विवेक से तो अधिक है लेकिन कमल और रमेश से कम है, तो रमेश से कम है मोहन की गति और कमल से भी कम है, तो कमल यहां पर आ जाएगा। अब बचा कुचा साथियों एक यहां पर कौन आ जाएगा? लक्ष्मण बचा है। लक्ष्मण साथियों यहां पर आ जाएगा। कहने के कितनी कारों की गति मोहन की गति से कम है? कितनी कारों की गति मोहन की गति से कम है? तो अगर बात करें साथियों 2 कारों की गति जो है ना वो मोहन की कार की गति से कम है, तो 2 आपका क्या होगा? 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि यहां पर आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगता है साथियों, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है। लिखा हुआ है 381 का अर्थ है हरि इज हॉनेस्ट, 162 का अर्थ है शशि इज इंटेलिजेंट और 948 का अर्थ है हरी शुड गो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑनेस्ट का साथियों कोड क्या होगा। अब सबसे पहला काम ये आपको करना है कि ऑनेस्ट देखिए किस सेंटेंस में है, क्या इस पहले वाले सेंटेंस में है हरी इज ऑनेस्ट? बिल्कुल साथियों यहां पर आपको ऑनेस्ट मिल गया है, यानी कि ऑनेस्ट का कोड जो होगा ना साथियों वो 3 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप एक काम करिए कि इसमें साथियों हरी और इज का कोड है, आप ऑनेस्ट का कोड तो निकालिए, लेकिन उससे पहले आप हरी का कोड निकालिए, उसके अलावा आप साथियों इज का कोड भी निकालिए। तो हरी और इज का कोड पता है कैसे निकालोगे? अब देखो यहां पर हरी लिखा हुआ है, हरी का कोड 381 में से कुछ भी हो सकता है। एक और देखो हरी और कहीं भी लिखा हुआ है, हरी ये लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर भी हरी का कोड है। अब देखो यहां पर भी हरी है, यहां पर भी हरी, यानी कि एक नंबर इसमें सेम होगा, 381 948, यानी कि 8 जो है इसमें भी है, यानी कि मैं कहूंगा हरी का कोड जो होगा वो 8 होगा। उसके बाद कहा गया है साथियों इज का, अब इसका तो पता है, यानी कि 8 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 8 हरी का कोड है। इज का कोड क्या है ये भी देख लीजिए, इज साथियों एक यहां पर है और यहां पर है, यानी कि इसमें से एक सेम होगा, एक है, तो एक भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एक जो है वो इज का कोड है। बचा क्या? 3 जो है ना वो साथियों ऑनेस्ट का कोड होगा। मैं कहूंगा 3 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशा दाएं छोर से 532वें स्थान पर है, यानी कि अगर बात करें साथियों दाएं छोर से आशा एक नाम की लड़की है, आशा एक लड़की है और आशा जो है वो 532वें स्थान पर है साथियों दाईं तरफ से। यानी कि अगर इसको बाएं छोर से काउंट करते हैं, बाएं छोर से जो इसका स्थान है वो बाएं छोर से इसका स्थान क्या है साथियों? 462 है। कितना है? 462 है। उक्त पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है? अब देखिए अगर ऐसा सवाल आपके सामने आए, कहने के कोई एक लड़की है या कोई एक लड़का या कोई एक आदमी कोई औरत है, कुछ भी आ जाए, कहा जाए अगर दाईं तरफ से इसको काउंट करते हैं तो ये इतने नंबर पर आती है और बाईं तरफ से इसको गिनते हैं तो ये इतने नंबर पर आती है, तो पता क्या, इन दोनों संख्या को जोड़ दो और उसमें टोटल में से 1 घटा दो, जो संख्या आएगी वही आपका साथियों आंसर होगा। यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितने हैं, यानी कि कितनी टोटल एक तरीके से साथियों यहां पर व्यक्ति है, तो ये संख्या आप निकाल सकते हो। इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। 532 में से 532 में से 1 जाएगा, 531 आएगा, यानी कि 531 प्लस 462 कितना हो जाएगा? मैं कहूंगा साथियों 993 हो जाएगा। और 993 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके एग्जाम को चकनाचूर कर देगा। जो आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का, ये समझ लीजिए इस प्रकार से आपका पेपर पास होगा। आप कहोगे ये तो चुटकियों का खेल हो गया, रीजनिंग को उड़ा दोगे पूरा, मैथ को पूरा उड़ा दोगे, हिंदी को पूरा उड़ा दोगे बहुत आराम से और कोई दिक्कत भी महसूस नहीं होगी। आप कहोगे ये तो साथियों जो पेपर आपने बनाया है एग्जाम में, जो रियल एग्जाम आपका होगा, कहोगे ये तो ऐसा पेपर तो मैं रोज सॉल्व करता था। तो ये समझ लीजिए ऐसी आपकी साथियों में कंडीशन कर दूंगा, इतना आपको निपुण बना दूंगा, इतना आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, कहने के एम एन का भाई है, क्या कहा गया? बहुत ध्यान से देखिएगा कि एम जो है ना साथियों ये एन का भाई है, एन का भाई है एम, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद कहा गया है कि ओ का पिता एन है, ओ का पिता, ठीक है ना, यानी कि ओ का पिता कौन है, ओ का पिता कौन है, ओ का पिता साथियों एन है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि पी की माँ, अच्छा ओ जो है ना, ओ ये पी की माँ है, ओ जो है ना साथियों ये कौन है, ओ एक तरीके से अगर बात करें ये पी की माँ है, तो ये माँ हो जाएगी किसकी, पी की। लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि ओ पी की माँ है जिसका विवाह क्यू से हुआ है। तो हमेशा देखिए कभी भी अगर जिसका आ जाए तो दो चीजें लिखी होंगी यहाँ पर, जो बाद वाला है ना उसके बारे में बताया जाए, जिसका विवाह क्यू से हुआ यानी कि पी का विवाह क्यू से हुआ है, ठीक है ना। तो पी का विवाह किससे हुआ है साथियों, पी का विवाह अगर बात करते हैं, पी का विवाह किससे हुआ है, क्यू से हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों कौन है, ये दोनों आपस में भाई है एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों पति पत्नी है, पी की माँ क्यू है और क्यू का पिता एन है, इतनी बात अभी हुई है खाली। उसके बाद लिखा हुआ है कि आर का पुत्र क्यू है, आर का पुत्र क्यू है, आर का पुत्र क्यू है, तो मैं कह सकता हूं साथियों आर का पुत्र जो है ना वो क्यू है, आर का पुत्र क्यू है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, आर का पुत्र क्यू है, एन का पिता एस है, तो एन का पिता कौन हो जाएगा, एन का पिता एस हो जाएगा और टी से विवाहित है, ठीक है, यानी कि एन का पिता एस है, ठीक है ना, एन का पिता एस है और जो है ना वो टी से विवाहित यानी कि टी माता है। तो कह रहे हैं कि टी का ओ से क्या संबंध, यानी कि ओ क्या कहेगा टी को, तो ओ की अगर बात करें, देखिए साथियों ओ की अगर बात करें, ओ क्या कहेगा टी से, ओ क्या कहेगा टी से, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर साफ साफ आप देख सकते हैं ओ क्या कहेगा टी को, ओ के ये पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी ये हैं, यानी कि ओ के कौन हो गए, पिताजी के पिताजी के, ठीक। अच्छा ये एक काम करिए, ये ओ का पिता है और पिता की ये माता है, तो मैं कह सकता हूं कि ओ के पिता की माता यही तो होगा। और ओ के पिता की माता कहां पर लिखा हुआ है, पिता की मां ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपके नहीं होंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल है कि आपके पिता अस्पताल में भर्ती हैं और आपको छुट्टी नहीं मिल रही है क्योंकि आपको कुछ आपातकालीन कर्तव्य सौंपे गए हैं, आप क्या करेंगे। आप अपने पिता के पास पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे या अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और पिता के स्वास्थ्य के बारे में नवीनतम जानकारी लेते रहेंगे, या छुट्टी पर चले जाएंगे या नौकरी छोड़ देंगे। तो मैं कहूंगा कि सबसे बढ़िया आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि सही जवाब क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथ, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए कि 242 है, 242 के बाद 215 आ गया है, उसके बाद 125 आ गया। आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 26 आना चाहिए और उसके बाद 7 ही आना चाहिए। देखिए ये साथियों एक तरीके से बात करें ना, 243 है, सॉरी 342 है और ये 215। अगर साथियों ये पता ये 343 हो जाए और ये 216 हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि ये तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343, ये 6 का क्यूब हो जाएगा 216, और अगर ये 125 हो जाए तो मैं कहूंगा ये तो 5 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यहां पर 4 का क्यूब आ जाएगा और 4 का क्यूब होता है साथियों 64। तो देखिए सब में एक एक कम हो रहा है, 216 में एक घटाया गया, 125 में घटाया गया, यहां पर एक घटाएंगे तो साथियों 63 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपका क्या आएगा, खाली जगह में 63 आएगा और 63 आपका ऑप्शन में भी है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी में कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब ये साथियों 3 का क्यूब हो जाएगा, 27 आना चाहिए, 26 है। उसी प्रकार ये 2 का क्यूब आ जाएगा, 8 आना चाहिए, 7 है। तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला सवाल है कि 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक बिल्कुल अलग है, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, मुझे बताइए। चलिए चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, देखिए अगर इनको पता कैसे आप खरीफ की फसलें अलग करेंगे और रबी की फसलें अलग करेंगे। चावल की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों खरीफ की फसल है, ये भी आपकी साथियों खरीफ की फसल है, और बाजरे की अगर बात करते हैं बाजरा भी आपका खरीफ की फसल है। लेकिन गेहूं की अगर बात करें, गेहूं साथियों रबी की फसल होती है। कौन सी फसल होती है, ये रबी की फसल होती है। तो मैं कहूंगा सबसे विषम और सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहां पर साथियों हम लोग देखेंगे मैथ के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो मैथ का पहला सवाल है, इसको देखिए, बहुत टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहे कि एक खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में 50 के औसत से रन बनाता है। यानी कि साथियों देखिए यहां पर कहा गया पहली 4 पारियों में खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, 70, 45, 40 और 35 हैं। उसे अंतिम पारी में कितने रन बनाने होंगे। यहां पर एक तरीके से अगर बात करें, कहा गया है कि एक खिलाड़ी है वो 5 पारियां खेलता है। पहली पारी में वो कितने रन बनाता है, 70 रन बनाता है। दूसरी
दूसरी पारी में 45 रन बनाता है, तीसरी पारी में 40 रन बनाता है और चौथी पारी में 35 रन बनाता है। 5 पारियां खेलता है। कह रहे हैं कि साथियों जो 5वीं पारी है वो आपको बताना है। तो यहां पर साथियों हम कह सकते हैं कितनी पारियां हैं, 5 पारियां हैं और इन 5 पारियों का औसत भी दे रखा है, 50 औसत है, तो 50 यहां पर आ जाएगा। अच्छा, अब मैं कहूं साथियों कि इन सभी का योग कितना होगा। योग पता कैसे निकालते हैं, औसत की गुणा संख्याओं से कर दो जितने नंबर हैं, तो 50 पंजे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, यानी कि 250 इन सब का योग होगा। इसमें x भी है। तो अब पता x का मान आपको ज्ञात करना है, क्या करो आप इन चारों को जोड़ दो और वो इसमें से घटा दो, x का मान आप बता दोगे। तो साथियों इनको एक तरीके से घटा, देखो जोड़ लो साथियों, क्या आ जाएगा 5 और 5 आपका 10 आ जाएगा, 5 5 आपका 10 आ जाएगा, 10 का हासिल का 1 लग जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 और कितना हो जाएगा साथियों 19 हो जाएगा। यानी कि 250 में से 190 जाएगा, 60 बचेगा। यानी कि उसे अंतिम पारी में कितने रन बनाने होंगे, 60 रन बनाने होंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है आपसे साथियों कि 7 वर्ष पहले अजय और उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी तथा 9 वर्ष पहले अजय की पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष थी। तो कहने के अजय की वर्तमान आयु कितनी है, मुझे बताइए। यहां पर अगर बात करें, देखिए कितने लोग हैं, एक तो अजय है और उसकी पत्नी है। देखिए एक तो साथियों अजय है और कौन है, और उसकी पत्नी है और उसका साथियों कौन है, और उसका बच्चा है। ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं और इन तीनों की जो औसत आयु बताई गई है वो 42 बताई गई है। यानी कि 3 लोग हैं, इनकी औसत आयु 42 बताई गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों की आयु का जोड़ कितना होगा, इन तीनों की आयु का योगफल कितना होगा, तो 42 की गुणा 3 से करा लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। 42 की गुणा 3 से कराएंगे साथियों, यानी कि 126 जो होगी, ये 126 वर्ष पता क्या होगी, इसमें अजय उसकी पत्नी और उसके बच्चे की साथियों आयु का टोटल है ये सब एक तरीके से। उसके बाद कहा जा रहा है, अच्छा एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पर लिखा था 7 वर्ष पहले, तो इसमें भी 7 वर्ष पहले का ये अजय की आयु है, 7 वर्ष पहले इसमें भी अजय पत्नी की आयु है, 7 वर्ष पहले की यहां पर आयु लिखी हुई है। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो सब में साथियों 7 7 जुड़ेगा, यानी कि 21 जुड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं 21 वर्ष अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये 147 वर्ष आ जाएगा। ये पता क्या है, ये तीनों की 147 वर्ष ये वर्तमान समय की आयु है। ठीक है ना, इतनी बात साथियों आप समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें, कहा गया है कि 9 वर्ष पहले अजय की पत्नी और उसके बच्चे, अब यहां पर 2 लोगों की औसत आयु 38 वर्ष बताई गई है। यानी कि अजय की पत्नी और उसके बच्चे की आयु का अनुपात कितना है, सॉरी अनुपात नहीं, औसत कितना है, 38 वर्ष है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पत्नी और बच्चे का टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 38 दुना कितने होते हैं साथियों, 8 3 16, 76 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर बात करें, अरे भाई 8 दूना 16, ठीक है, और 3 दूना 6 7 बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां पर एक बात कही गई थी 9 वर्ष पहले, तो इसकी 9 वर्ष पहले की आयु काउंट की गई है, 9 वर्ष पहले की आयु। अगर वर्तमान की आयु काउंट करना है तो 9 9 18 18 इसमें प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 14 या 8 9, यानी कि 94 वर्ष हो जाएगा। तो अब अगर साथियों बात करते हैं यहां पर, देखिए ये आयु का जो टोटल है ना, ये अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की टोटल आयु है। इसकी अगर बात करते हैं, ये उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु है। अगर टोटल में से इसमें घटा देंगे तो हमें अजय की वर्तमान आयु मालूम पड़ जाएगी। तो घटा दीजिए साथियों, 3 हो जाएगा और यहां पर अगर बात करें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि जो 53 वर्ष निकलेगी ये किसकी आयु निकलेगी, ये अजय की आयु निकलेगी और वर्तमान आयु निकलेगी। तो 53 वर्ष साथियों कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा और क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है। देखिए लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 20,000 रुपए को 4.5%, क्या साथियों 20,000 रुपए की यहां पर बात की गई है, 20,000 रुपए को 4.5% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि व्यक्ति ने 16,000 रुपए को 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो ब्याज के बीच अंतर क्या होता। ये क्वेश्चन एक तरीके से आपको टफ लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा। देखिएगा यहां पर मूलधन दे रखा है, ये 20,000 मूलधन हो जाएगा, यानी कि पी जो होगा वो कितना हो जाएगा साथियों, वो 20,000 हो जाएगा। उसी प्रकार साथियों आर
यानी कि दर आपको दे रखी है 4.5% दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। टी यानी कि समय आपको जो दे रखा है साथियों, वो कितना दे रखा है, वो 3 वर्ष का समय आपको दे रखा है। आप क्या करो साथियों, देखिए आपके पास PRT है ना, आप साधारण ब्याज निकाल लो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटे 100 होता है, कहिए बिल्कुल होता है। साधारण ब्याज की अगर बात करें साथियों, P कितना है, 20,000 है, 20,000 आ गया आपका, और R कितना है, 4.5% है, और समय कितना है साथियों, 3 वर्ष है, बटे क्या आ जाएगा, बटे आपका 100 आ जाएगा। ये जो बीच में पॉइंट लगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर कितना निकलेगा, 20 गुणा 45 गुणा 3 निकलेगा। अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लो, पता कैसे कराओगे, 45 की 2 से कराओगे 90 हो जाएगा, यानी कि 20 की 45 से कराओगे 900 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना निकलेगा, 9 × 27 2700 निकलेगा। तो पहला पॉइंट तो साथियों ये आपका साधारण ब्याज निकल चुका है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, तो आपसे पूछा जा रहा है, उसके बाद कहा गया है कि यदि 16,000 रुपए को, अब देखिए साधारण ब्याज आपका निकल आएगा, 16,000 रुपए को 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो ब्याजों के बीच अंतर कितना होगा, ये आपसे, अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज कहीं ना कहीं साथियों निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी। यहां पर कहा गया है कि तो ब्याजों के बीच अंतर, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को अगर दोनों को आपस में अंतर करेंगे, यानी कि डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे, तो कितना निकलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज तो आपने ज्ञात कर लिया, अब चक्रवृद्धि ब्याज भी साथियों आप ज्ञात कर लीजिए, दोनों को घटा दीजिएगा। कैसे आप निकालेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे, A बराबर P 1 + R बटे 100 की पावर T। अब मूलधन की अगर बात करते हैं, मूलधन कितना है साथियों, 16,000 मूलधन है, 16,000 आपका मूलधन हो गया, और 1 + R आपका कितना है साथियों, R की अगर बात करें 5% है, और समय आपका 2 वर्ष है, तो 5/100 आ जाएगा, और समय कितना आ जाएगा 2। इसको अगर कट करेंगे ये साथियों क्या आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, यानी कि 16,000 गुणा 20 × 20 और 21/20 आ गया, और फिर से 21/20 आ गया, क्योंकि ये 2 है ना स्क्वायर, तो इसको 2 बार हमने लिख दिया। इस जीरो से एक ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 × 2 2 8 16 हो जाएगा, और इससे अगर कट करेंगे तो यहाँ पर साथियों 40 आ जाएगा, यानी कि A बराबर कितना निकला साथियों, 40 × 21 × 21 आपका निकल आया है यहाँ पर। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 400 कितना होता है, 21 के स्क्वायर की अगर बात करते हैं साथियों तो कितना होता है, 441 होता है। इसमें 4 की गुणा करा लीजिए, 4 की गुणा कराएंगे, 4 × 4 4 चौक यहाँ पर 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, और एक आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर साथियों 17 हो जाएगा। चलिए 17,640 जो निकला है साथियों, ये क्या निकला है, ये आपका साथियों क्या निकला है, एक तरीके से एक ही वैल्यू निकली है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये मिश्रधन निकला है, तो मिश्रधन साथियों पता चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, CI बराबर A - P। तो A तो आपका क्या हो जाएगा साथियों 17,640, और P क्या हो जाएगी, ये 16,000 हो जाएगी, 16,000 हो जाएगा, तो 16,000 साथियों यहाँ से एक जीरो लगेगा, 16,000 अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 17,640 में से 16,000 साथियों घटाएंगे तो कितना आपका निकलेगा, मेरे हिसाब से 1640 निकलेगा, आपका 1640 निकलेगा। अब ये आ गया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये आ गया है साधारण ब्याज, तो दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, दोनों का डिफरेंस साथियों आप यहां पर निकाल दीजिए, ठीक है ना, निकाल दीजिए। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 1060 आ जाएगा। 1060 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका आंसर, जिन लोगों ने भी मुझसे पहले आंसर दिया, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, आपको वेरी गुड क्लास। तो कुल मिला कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एग्जामिनर लेवल को उठाएगा तो साथियों ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। देखिए कहता है कि P अनुपात Q का अनुपात 4:5 है, कहता है कि Q अनुपात R का अनुपात 3:4 है, और कहता है R अनुपात S का अनुपात 2:5 है। तो पूछा जाएगा आपसे कि P अनुपात S का क्या अनुपात होगा। देखिए अब सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। देखिए आपके सामने साथियों P अनुपात Q है, और आपके पास क्या है, Q अनुपात R है। P अनुपात Q और आपके पास क्या है, Q अनुपात R है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि P अनुपात Q इतना इतना है, Q अनुपात R इतना इतना है, तो बताइए P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। पता क्या करोगे, P अनुपात Q कितना है, 4 अनुपात, तो 4:5 लिख लिया। Q अनुपात R कितना है, 3:4 है, तो 3:4 लिख लिया। उल्टा n बना लिया, इसको गुणा कर दिया। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कैसे। 4 × 12, 4 × 12, 3 × 5 15, 3 × 5 15, 5 चौक 20। तो ये पता क्या निकला, ये साथियों यही तो निकला, P अनुपात Q अनुपात R। तो साथियों P आपका 12 हो जाएगा, Q आपका 15 हो जाएगा, R आपका 20 हो जाएगा। अब पता क्या करना है, अब साथियों आपसे कुल मिला के इनडायरेक्टली आपको पता क्या निकालना है, आपको निकालना है साथियों, देखिए अब साथियों इसमें
आर और एस और एक्स्ट्रा दे दिया गया है, आर और एस एक्स्ट्रा आपके लिए दे दिया गया है, यानी कि पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस आपसे एक तरीके से निकालना है। जब ये निकाल लोगे ना तभी तो साथियों पी और एस निकाल पाओगे, यानी कि ये पी और एस तभी तो इसका अनुपात निकाल पाओगे। अब ये पता आप कैसे निकाल पाओगे, मैं आपको समझा देता हूं कैसे निकाल पाओगे। ये आपका हो गया साथियों पी अनुपात क्यू अनुपात आर। अब आर एस का अनुपात यहां पर रख लो और आर एस का अनुपात कितना है, आर का 2 एस का 5 है, तो 2 अनुपात 5 यहां पर आ गया। अब पता आपका क्या निकलेगा, इसको कैलकुलेट करके आपका निकलेगा पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस। कैसे निकलेगा, 12 की गुणा 2 से कराओगे पी निकलेगा, 12 दूना 24, 15 की गुणा 2 से कराओगे 30, ये क्यू का अनुपात निकलेगा, 20 दुना कितना हो जाएगा 40, ये आर का अनुपात निकलेगा, और 20 पंजे कितना होता है 100, ये आपका एस का अनुपात निकलेगा। आपसे पी और एस का अनुपात पूछा गया था, पी का अनुपात ये है, एस का अनुपात ये है, यानी कि 24 अनुपात 100 आपका आंसर होगा। क्या कटिंग में है, बिल्कुल कटिंग में है, तो इसको काट दो साथियों। 4 पंजे कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 4 दुना 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 पंजे एक तरीके से 20 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 6 अनुपात 25 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सिर्फ 2 सवाल और आपके बाकी हैं, इन 2 सवालों को देखेंगे और साथियों हम लोग क्या करेंगे, चलिए क्लास को एंड करेंगे। अब यहां पर अगर बात करें, बहुत टॉप लेवल का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए, एक डीलर अपनी वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचता है। अरे भाई लाता तो 100% में होगा, लेकिन वो कहता है कि मैं 10% की छूट पर बेचता हूं, बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि कर देता है। यानी कि अगर 100% में वो लाता है तो उसकी कीमत को 120 कर देता है, और फिर कहता है भैया ठीक है ना, 120 कर देता, फिर कहता है कि मैं इस 120 में से आपको 10% की छूट दूंगा। लाता वो असल में 100 की है, लेकिन कहता है भाई मैं 120 रुपए में लाया हूं इसको, मैं आपको क्या, मैं आपको 10% की छूट दूंगा। तो कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि करके अपनी वस्तु को अंकित करता है, बताता है कि इतने की है, तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए, अगर 120 रुपए की लाया है और इस पर 10% की जब छूट देगा तो मैं कहूंगा 90% में इसको बेचेगा। बिल्कुल, 0 से दोनों 0 कट गए, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नीमा 108, यानी कि वो 108 रुपए में अपनी वस्तु बेचेगा 10% की छूट देकर। कह रहा है कि 120 की मैं ये लाया हूं और मैं कितने की आपको दे रहा हूं, 108 रुपए की दे रहा हूं। असल में वाकई में अगर रियलिटी में वो लाया था, वो 100 की लाया था, तो 100 की लाया था, 108 की बेच रहा है, ज्यादा साफ साथियों 8% का वो लाभ ले रहा है। तो यहां पर आपसे लाभ ही तो पूछा जा रहा था कि लाभ प्रतिशत क्या है, 8% उसका लाभ हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए, एग्जामिनर के मनोमस्तिष्क में जितना जो कुछ है मैं सब कुछ चाहते उसके मनोमस्तिष्क से खींच लाऊंगा, सब कुछ एक तरीके से मैं मालूम कर लूंगा कि आपका पूछने, क्योंकि देखिए ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है कि उसके जो पहले वो पेपर बना चुका है एग्जामिनर, उस चीज का एनालिसिस किया जाए और देखा जाए कि अच्छा भाई एग्जामिनर के मनोमस्तिष्क में ये चीजें चलती हैं, इस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, इन टॉपिक के वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इस विश्लेषण के आधार पर साथियों आपका ये पेपर तैयार किया जाता है, आपके क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो एसएससी जीडी आपका एग्जाम बहुत आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। देखिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 0.03 और 0.27 का माध्य अनुपातिक क्या होगा, बताइए। चलिए, तो अगर कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 0.3 लिखना है, बटे में x मान लेना है, अनुपात ऊपर सातों x एक तरीके से लिखना है और नीचे क्या मान लेना है, ठीक है, 0.27 आपको सातों यहां पर मान लेना है। अब अगर बात करें, देखिए x की गुणा x से होगी, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, और इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। अब इन दोनों की अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 27 तियां कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। लेकिन 3 कितने नंबर के, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, 2 इधर 2 इधर, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट यहां पर भी आ जाएगा साथियों। ये क्या हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। अब आपको भी पता होगा स्क्वायर हटता है अंडर रूट चढ़ जाता है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, अंडर रूट 0.0081 यहां पर हो जाएगा। इतनी बात आपको मालूम पड़ गई। अब देखिए, ये 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है साथियों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.09 गुणा 0.09। अब ये सेम है ना, तो साथियों एक यहां से बाहर आ जाएगा, एक यहां से बाहर आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं x बराबर कितना निकलेगा, 0.09। और 0.09 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही तो इसका माध्य अनुपातिक है। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है तो जो मैंने मेथड आपको बताया है यही आपको फॉलो करना होगा। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गलती कर रहे हैं साथियों, सिलेक्शन में दिक्कत आपके पड़ेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को साथियों शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।